चलिए हेडिंग डालिए तो। अच्छा हेडिंग भी डाले हुए हैं। जो लोग हेडिंग नहीं डाले हैं हेडिंग डाल दीजिए। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस, या इसी को हम लोग और करके एक दूसरे हेडिंग के अंतर्गत लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। चलो देखो इधर, हमने आपको कल कहा था कि आप मान लीजिए कि ये सारे बॉल्स एक जैसे हैं और ये सिंपल क्यूब में अरेंज किया हुआ है। ऐसा हमने कहा था ना मानने के लिए। अब एक बात बताइए कि यदि हम किसी एक यूनिट सेल का, मतलब किसी एक क्यूब का यदि हम डेंसिटी निकाल लें, तो बताइए वही डेंसिटी दूसरे क्यूब का भी होगा, वही डेंसिटी तीसरे क्यूब का भी होगा। मतलब आपको ऐसा नहीं लगता है कि हर एक क्यूब का वही डेंसिटी होगा? हाँ या ना? और यदि हर एक क्यूब का सेम डेंसिटी होगा तो उस सॉलिड का भी वही डेंसिटी होगा। मतलब आप यदि किसी पूरे सॉलिड का डेंसिटी निकालना चाहते हैं तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक है कि पूरे सॉलिड को तौल लीजिए, इसका जो भी मास आएगा उसको नोट कर लीजिए। फिर पूरे सॉलिड का वॉल्यूम निकाल लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। और मास में वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि यदि हम किसी एक यूनिट सेल का डेंसिटी निकाल लें तो वही पूरे सॉलिड की डेंसिटी होगी, क्योंकि यदि सॉलिड एक परफेक्ट सॉलिड है तो जो इस कोना का डेंसिटी होगा वही इस कोना का डेंसिटी होगा, वही बीच वाला डेंसिटी होगा, कहीं भी डेंसिटी समान होगा, बशर्ते कि वो परफेक्टली अरेंज्ड है। तब ऐसा नहीं कि कहीं पर एटम्स ज़्यादा हैं और कहीं पर एटम्स कम है, कहीं एटम्स एससी है, कहीं बीसीसी है, कहीं एफसीसी है। ऐसा तो खैर होता भी नहीं है। यदि इस परफेक्ट सॉलिड है, किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं है, तो वो या तो एससी में होगा या फिर बीसीसी में होगा या फिर एफसीसी में होगा। इसीलिए हेडिंग में लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस, मतलब कंप्लीट क्रिस्टल यानी कंप्लीट सॉलिड का डेंसिटी, या इसी को कहते हैं और डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, यूनिट, हम लोग क्या करेंगे अभी, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को निकालेंगे। अभी जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं या कैलकुलेशन करेंगे वो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का करेंगे। अब ये डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कैसे निकलेगा, इन बातों को देखिए यहाँ। साथ साथ लिखिए तो। जो हेडिंग आप लिखे हैं उसी के अंतर्गत ये सारी बातें हैं। बताओ भाई, डेंसिटी का क्या फॉर्मूला जानते हैं आप? मास बाय वॉल्यूम। और इसी को ना आप P इज इक्वल टू एम बाई भी लिखते हैं। यदि हम यूनिट सेल का डेंसिटी निकालना चाहें, मतलब हम यहां लिखते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। कोई दिक्कत है इसमें? तो हमको यदि यूनिट सेल का वॉल्यूम चाहिए, जैसे मान लीजिए, मानिएगा क्या, ये है ही एस सी, सिंपल क्यूबिक है ना ये। हम चाहते हैं कि हम इसका डेंसिटी निकाल लें, तो सबसे पहले जो कट करने के बाद जो क्यूब हमको मिलेगा उस क्यूब का मास चाहिए और उस पूरे क्यूब का वॉल्यूम चाहिए। यदि हम ये दोनों चीज निकाल लेते हैं तो मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। अब हम देखते हैं कि हम किसी भी यूनिट सेल का मास कैसे निकालते हैं। आप एक बात बताइए कि यूनिट सेल का निर्माण एटम से ही ना होता है, और उस यूनिट सेल के अंदर जो भी एटम होंगे उस एटम का जो मास होगा वही ना उस पूरे यूनिट सेल का मास होगा। ये सब बात पिछला दिन आपको समझाया गया था। जैसे सिंपल क्यूबिक में इफेक्टिव एटम एक होता है, मतलब काट छांट के अंदर वाले भाग में तो केवल एक ही ना एटम एडजस्ट होता है। तो एससी के एक यूनिट सेल का मास एक एटम के इक्वल होगा। अच्छा यदि यही बीसीसी होता तो उसके एक यूनिट सेल का मास दो एटम के इक्वल होता। यही सब बात पिछले क्लास में बताया गया है। और यदि वही वो एफसीसी होता तो
तो उसका मास 4 एटम के बराबर होगा, क्योंकि एफसीसी में टोटल 4 एटम एडजस्ट किया हुआ रहता है। तो हम यहाँ पर मास की ही बात पहले करेंगे। सबसे पहले हम मास ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे कैसे, वो समझिए। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत इजी है तो सच में इजी, लेकिन उतना भी इजी नहीं है जितना आप समझ लिए हैं। देखिए इधर, मास ऑफ यूनिट सेल, हम यहां पर लिखते हैं नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इनटू मास ऑफ वन एटम। आप ये समझे ये क्या लिखा है। देखिए, मास ऑफ यूनिट सेल में हमने पहले लिखा नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम। इफेक्टिव एटम का मतलब आप समझ रहे हैं, एससी के लिए एक, बीसीसी के लिए दो और एफसीसी के लिए चार। और एक एटम के मास से यदि हम इफेक्टिव एटम के मास को गुना कर दें तो टोटल जितना एटम है सबका ना मास पता चल जाएगा। तो ये करना पड़ेगा आपको यूनिट सेल के मास को निकालने के लिए। और वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, बोलिए। ये तो बहुत आसान है, याद कीजिए ए क्यू सेंटीमीटर क्यूब आया था। किसी क्यूब का साइड यदि ए है तो ए आपको करना पड़ेगा उसका वॉल्यूम निकालने के लिए। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबको ना आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा ए क्यू सेंटीमीटर क्यूब। बशर्ते कि साइड सेंटीमीटर में दिया हुआ हो, तो जनरली सेंटीमीटर में ही रहता है। तो हम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल के जगह पर लिख दें ए क्यू सेंटीमीटर क्यूब। कोई यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या। अरे तो इसको, ये बात सिर्फ समझ वही लोग सकते हैं जो पीछे का सारा क्लास किए हैं। जो नए हैं उनको समझने में बहुत परेशानी होगी या समझ में बिल्कुल ना आए। टेंशन मत लीजिए, आज इस चैप्टर का एक पार्ट समाप्त हो रहा है, ये चैप्टर खत्म होने के बाद समझ में आएगा ढंग से। अब देखो, जब हम डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल पर जाएंगे तो इसको ऊपर रखेंगे और इसको नीचे रखेंगे। इस जगह पर ना आप थोड़ा सा फंसिएगा आगे चल के, इसीलिए हम बोले हैं कि मास ऑफ यूनिट सेल निकालना उतना भी आसान नहीं है जितना आप समझ लिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए चेंज करो इसे। अब बताइए अगला स्टेप में, इससे आगे के स्टेप में हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इनटू मास ऑफ वन एटम बाय ए क्यू। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। तो चलिए अगला स्टेप बदलिए, इसी को हम मिटा दें, इस यहीं पर हम लिख देते हैं इसको मिटा के अगला स्टेप। देखिए अगला स्टेप में डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बताइए, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इनटू मास ऑफ वन एटम बटा में क्या, ए क्यू। चलो अभी रहने देते हैं इसको, इसको लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अभी हम ए क्यू नहीं लिखे हैं, सब सिंबलाइज जब करेंगे ना तो सबको एक ही साथ कर देंगे। या तुमको बहुत परेशानी है तो छटपटा रहे हो ए क्यू लिखने के लिए, लिख दो। मिटा दो नीचे। नहीं लिखे थे क्या। अरे छूटा हुआ है क्या किसी का, छूटा हुआ है तो आ जाएगा, जल्दी लिखो। फिर चौचिया कह रहा है पीछे में बैठ के। हाँ?
उसको आगे भेजो, वो उसको पीछे, सबसे पीछे। हाँ, तुमको दिख रहा है वहां से बोर्ड? नहीं, तुम्हारे बगल में। हाँ, तुमको प्रॉब्लम भी हो रही है बोर्ड देखने में, लेकिन हमको देखने में तुमको दिक्कत हो रहा है। आओ इधर आके बैठो तो आगे में। आ जाओ, आ जाओ, इधर आके बैठो। कंफर्टेबल हो? पीछे में आदमी कंफर्टेबल रहता है। देखिए, डेंसिटी ऑफ यूनिट, सुनिएगा, सुनिए, प्लीज शांत हो जाइए। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को हम लोग इंडिकेट करते हैं स्मॉल डी से। स्मॉल डी क्या है? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ये जनरली ग्राम पर सीसी या सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा। एक ही बात हुआ दोनों। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, तो हम यहां पर कैपिटल एन लिख दें, इनटू क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ वन एटम। चलिए इधर ऊपर देखिए, मास ऑफ वन एटम ये निकालना थोड़ा अलग है, इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से। हम यदि आपसे बोलें कि आयरन एक सॉलिड है, तो उसमें आयरन का ही एटम होगा। अब हमको जरूरत पड़ रही है आयरन के एक एटम के मास की, बताइए तो कितना होगा? आयरन के एक एटम का मास कितना होगा? 56। आयरन के एक एटम का मास यदि 56 ग्राम होता, तो हम यदि एक आयरन एटम आपके माथा पर मार देते तो आपका माथा फूट जाता, क्योंकि 56 ग्राम कोई छोटा मोटा तो वेट है नहीं। यदि हम एटम के मास के साथ कंपैरिजन करें, जो एटम हमको दिखता नहीं है उसका मास यदि आप 56 कह दीजिएगा तो जुल्म हो जाएगा। तो एटम, एक आयरन एटम का मास 56 ग्राम नहीं होता है, 56 AMU होता है। और आप सीजीएस यूनिट में चल रहे हैं, आपको मास को रखना पड़ेगा AMU में नहीं, ग्राम में। तो यहां पर पहले पता करना पड़ेगा कि आयरन के एक एटम का मास ग्राम में कितना होगा। ये बहुत टफ काम नहीं है, भले आपको नहीं आ रहा हो, इसको देखिए कैसे निकालेंगे। इसीलिए हमने आपको कहा था कि यहां पर आप फंसिएगा। देखिए इधर, मुंह खोलते दिख जाओगे पीट देंगे नीचे उतर के, एकदम प्यार से हंस के बोल रहे हैं। सुनो, एक मोल Fe बराबर कितना ग्राम होता है? किसी भी सब्सटेंस का एक मोल उतना ही ग्राम होता है जितना उसका फॉर्मूला मास होता है। आयरन का फॉर्मूला मास 50, एटॉमिक वेट 56 ही होता है ना, तो ये कितना होगा? 56 ग्राम। अब बताइए, एक मोल Fe में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ Fe इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 Fe एटम बराबर कितना कितना ग्राम? 56 ग्राम। अब बताओ, इतनी संख्या में जब आयरन का एटम एक साथ जमा होगा तो उसका मास होगा 56 ग्राम। तो क्या एक एटम का मास नहीं पता कर सकते हैं? बताइए क्या निकलेगा? 1 Fe एटम बराबर कितना ग्राम? 56 बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर को Na से इंडिकेट करते हैं, और ये नंबर होता कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो बताइए इतने ग्राम होगा। अब आप एक चीज गौर कीजिए, ये 56 क्या है? एटॉमिक मास। जिसका जिस जिस एटम का आप ग्राम में मास निकालना चाहते थे, ये 56 उसी का एटॉमिक मास है। ऐसी स्थिति में यहां पर हम आपसे पूछते कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास क्या होगा, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 16 बटा एवोगाड्रो नंबर। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास यदि आपको ग्राम में निकालना हो, तो उस एटम के एटॉमिक मास को ऊपर रखिए और एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कीजिए। यहां क्या लिखा हुआ है? मास ऑफ वन एटम। तो ये हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम बाय एवोगाड्रो नंबर। और हमारी क्या मजबूरी है ग्राम में बदलने की, आप ये समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ डेंसिटी आपको दिया हुआ रहेगा ग्राम पर सीसी में, तो एक जगह मास को रखिएगा ग्राम में, एक जगह मास को रखिएगा AMU में, कभी सही रिजल्ट देगा। इसीलिए इसको सही करना जरूरी था। अब जैसे अभी भी नहीं समझे तो एक दूसरे एग्जाम्पल पर समझिए। यदि हम ऑक्सीजन के एक एटम के मास की बात करें, तो वह होगा 16 AMU एटॉमिक मास यूनिट, एक एटम का मास।
आप जो रट्टा मारते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, आयरन का एटॉमिक मास 56 होता है, क्या वो 56 ग्राम होता है? वो एएमयू में होता है, उसको हम ग्राम में चेंज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर यदि 1 मोल ऑक्सीजन लें तो ये कितना ग्राम होगा? 16। इतना ऑक्सीजन एटम बराबर हो जाएगा 16 ग्राम, तो एक ऑक्सीजन एटम बराबर हो जाएगा 16 बटा एन। यहां से ये बात स्पष्ट तौर पर कही जा सकती है कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास एटॉमिक मास बाय एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा, यदि मैं उसके ग्राम की बात करूं तो बताइए यहां से एटॉमिक मास को हम कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं इस फॉर्मूला में, और एवोगाड्रो नंबर को एन से। तो समझ में आया कि मास ऑफ वन एटम के बदले हम ये बात कैसे लिखें, और बट्टा में क्या लिखेंगे जिस चीज के लिए आप छटपटाए हुए थे? ए क्यू। क्या ये वाला लिख चुके थे आप? इसको लिखिए तो। इसमें देखने में दिक्कत होता है क्या? इसको भी चेंज कर देते हैं, उधर लगा हुआ है 43, इधर 55 कर देते हैं। तो यार समान रहेगा तो देखने में ठीक लगेगा, क्या क्या जी? सुनिए अब यदि हम इसको आगे के स्टेप में लिखें तो ये एन नीचे में गुना करके लिखाएगा। तो हम इसी फॉर्मूला को आगे बढ़ा दें तो क्या लिख सकते हैं बताइए? डेंसिटी इज इक्वल टू एन इंटू एम बाय ए क्यू इंटू। यही मात्र एक फॉर्मूला है जिस पर इस चैप्टर का सारा भारी भारी न्यूमेरिकल बनता है। केवल एक ही फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूला में कौन चीज क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए ये डी क्या है? सिर्फ डेंसिटी से काम नहीं चलेगा। डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आपको यूनिट का विशेष ध्यान रखना है इस फॉर्मूला में। बताइए एन क्या है? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कह दीजिए। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम। बताइए नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, ये एन जो है एससी के लिए 1 होगा, पीसीसी के लिए 2 होगा और एफसीसी के लिए 4 होगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं और एस सी एन इज इक्वल टू 1, और बीसीसी क्वेश्चन में आप देख लोगे कि वो क्रिस्टलाइजेशन किस में है, एससी में है, बीसीसी में है या एफसीसी में है, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। एन का वैल्यू 2 एंड फॉर एफसीसी एन का वैल्यू 4। ये जो बातें हैं ये कैपिटल एन के रिगार्डिंग है। जब भी आपको क्वेश्चन देगा तो उसमें यह स्पष्ट कर देगा कि क्रिस्टलाइजेशन किस में हो रहा है, और यदि स्पष्ट नहीं किया तो एन का मान निकाल लीजिए तो आपको पता नहीं चल जाएगा कि क्रिस्टलाइजेशन किस में हुआ है। आप याद करो, आपको हम बोले थे ना कि एक छोटा सा थ्योरी है जिससे ये पता चल जाता है कि क्रिस्टलाइजेशन किस में हुआ है। एन का मान निकालिए, एन का मान 1 आया तो एससी में क्रिस्टलाइजेशन हुआ, एन का मान 2 आया तो पीसीसी में, और एन का मान 4 आया तो एफसीसी में। तो 2 चीज पता चल गया। बताइए कैपिटल एम क्या है? एटॉमिक मास कहते हैं इसको। एटॉमिक मास, क्या कोई दिक्कत है इसमें? आयरन रहेगा तो 56, या ऑक्सीजन है तो 16, या जो भी रहेगा, कॉपर रहेगा तो 63.5, जिंक रहेगा तो 65, जो भी उसका एटॉमिक मास आप रटे हैं। और आप याद कीजिए पहला दिन के क्लास में ये सब बात आप लिखे हुए हैं। और क्या बचा? एन ए क्या है? एवोगाड्रोस नंबर। ये नंबर होता कितना है? 6.022 इंटू 10⁻20। फिर ध्यान से सुनिए, होता जरूर है ये, लेकिन कभी कभी ना क्वेश्चन में तुमको कहेगा कि एवोगाड्रो नंबर ही कैलकुलेट करो। यदि तुमसे कह दिया कि एवोगाड्रो नंबर ही कैलकुलेट करना है तो आपको ये नंबर कैलकुलेट करके लाना पड़ेगा, तब आप उस समय एन का मान बैठा मत दीजिएगा। समझे हम क्या बोल रहे हैं? मान लीजिए सब कुछ का वैल्यू दे दिया, एम दे दिया, एन दे दिया, ए दे दिया, डी दे दिया, और आपसे कहता है कि आप एवोगाड्रो नंबर कैलकुलेट कीजिए, तो आपको एवोगाड्रो नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्चुअल में
इसी फॉर्मूला से एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू ही आया है। ये जो 6.023 आप रटते हैं, 6.022 या 6.023 इंटू 10 to the power 23, ये इसी फॉर्मूला से आया है। एवोगाड्रो ने इसी फॉर्मूला से उस नंबर को लाया है। तो एवोगाड्रो नंबर यहीं से कैलकुलेट हुआ है, तो आपको यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है। आगे देखिए, और बचा, और कुछ बच रहा है ना। ए, ए क्या है? ए वॉल्यूम है। ए क्यूब वॉल्यूम है। ए क्या है? ये है साइड ऑफ क्यूब। तो ये है साइड ऑफ क्यूब, लेकिन ध्यान दीजिए ये होना चाहिए किस में? इन सेंटीमीटर। और सुनिए, देगा किस में? देगा कभी नहीं देगा ये सेंटीमीटर में। आपको ये क्वेश्चन देगा साइड ऑफ क्यूब या तो पिकोमीटर में या फिर एंगस्ट्राम में। अब बताइए, पिकोमीटर और एंगस्ट्राम में देगा, फिर आप फंसिएगा। आपको बदलना पड़ेगा उसको किस में? सेंटीमीटर में। तो उसका भी इलाज है, उसका कुछ फॉर्मूला देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक लेंथ को दूसरे लेंथ में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसको लिख लीजिए पहले। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में आपको इसी का जरूरत पड़ेगा। बढ़िया। आगे देखिए यहाँ, जिस तरह से मीटर होता है, डेसीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, उसी तरह से पिकोमीटर भी होता है, उसी तरह से एंगस्ट्राम भी होता है। ये सब जो है ना, लेंथ का डिफरेंट यूनिट है। कोई बहुत छोटा है, कोई उससे बड़ा है, कोई उससे बड़ा है, कोई सबसे बड़ा है। जानिए, एक पिकोमीटर बराबर होता है 10 to the power - 12 मीटर। ये पिकोमीटर का रिलेशन किसके साथ आया? मीटर के साथ। अच्छा, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 का मतलब 10 का पावर 2। इसको यदि 10 का पावर 2 से गुना कर दें तो ये मीटर से किस में बदल जाएगा? सेंटीमीटर में। और यदि 10 to the power 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 to the power - 10 बचेगा क्या? तो यहाँ से ये भी हम कह सकते हैं 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power - 10 सेंटीमीटर। बताइए हाँ या ना। ये आपको हेल्प करेगा। अगला, एक एंगस्ट्राम बराबर होता है 10 to the power - 10 मीटर। तो बताइए इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या आएगा? 1 एंगस्ट्राम इज इक्वल टू 10 to the power - 8 सेंटीमीटर। ये सब आपकी मदद करेगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे और यूनिट में फंसेंगे तब। उतारिए इसको। सॉलिड स्टेट पहला चैप्टर का आधा भाग यहीं पर समाप्त होता है। जो थियोरिटिकल भाग है, वो थियोरिटिकल पार्ट जो है उसका आधा समाप्त हो गया। अब आधा चैप्टर बचा हुआ है। यहाँ पर अब पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल पर काम करेंगे, उसके बाद वीडियो कुछ देखेंगे जो एनिमेशन। अभी तक जितना बात आप पढ़े हैं 10-20 मिनट में पूरा समराइज कर दिया जाएगा 3 डायमेंशनल वीडियो से। वो एनिमेशन है बहुत ज़्यादा, और कुछ फोटो होगा 3 डायमेंशनल, वो सब देखेंगे। वो आज नहीं देखेंगे, अब कल देखेंगे। पहले न्यूमेरिकल कर लेते हैं, क्योंकि इस पर आप क्वेश्चन आसानी से अभी कर सकते हैं। ये लिखा हुआ हो गया? क्वेश्चन लिखिए तो। चेंज करो इसे। अभी 3 क्वेश्चन आप लिखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए तो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, लगातार तीनों क्वेश्चन लिखेंगे, बीच में कोई जगह आप नहीं छोड़ेंगे। फटाफट पहले क्वेश्चन उतारिए तो। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ है। थोड़ा तेजी में तीनों क्वेश्चन उतार लीजिए। एक क्वेश्चन हम अभी बता देंगे, बाकी 2 क्वेश्चन आपको घर से बना के लाना है।
तीन क्वेश्चन उतारे क्या लगातार? अब पहला क्वेश्चन पढ़ाइए तो वापस। चलिए सॉल्यूशन लिखिए क्वेश्चन नंबर एक। एक का सॉल्यूशन लिखिए तो। अब देखिए ये सॉल्यूशन हम पूरा का पूरा करने वाले नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा हमारी बातों पर। किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है आप उसको समझिए। क्वेश्चन कहता है रुबीडियम, जिसका सिंबल आरबी होता है और जिसका एटॉमिक मास 85.5 होता है। देखिए रुबीडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो ज्यादा पॉपुलर नहीं है केमिस्ट्री में, तो क्या किया, बगल में एटॉमिक मास लिख दिया। लेकिन जो पॉपुलर एलिमेंट है जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, क्या लगता है आपको कि सबका एटॉमिक मास हमेशा लिख देगा? हमेशा नहीं लिखेगा, वो कभी कभार लिखेगा। वैसा एलिमेंट जो पॉपुलर नहीं है वो लिखेगा तब एटॉमिक मास लिखेगा, अदरवाइज नहीं लिखेगा। तो आपको एटॉमिक मास याद रहना चाहिए। रुबीडियम जिसका एटॉमिक मास 85.5 है। बताइए इतना पढ़ने के साथ ही हमको एक बात का तो पता चल गया ना कि कैपिटल एम का वैल्यू 85.5 होगा, हाँ या ना? लिखिए कैपिटल एम इज इक्वल टू 85.5। कैपिटल एम इज इक्वल टू 85.5 क्रिस्टलाइज्ड इन बीसीसी लैटिस। अब बताइए, और बीसीसी लैटिस एन इज इक्वल टू 2। लिखिए कैपिटल एन का वैल्यू 2 नीचे वाले लाइन में। विथ ए डेंसिटी ऑफ 1.51 ग्राम पर सीसी, इट मीन्स नीचे वाले लाइन में लिखिए स्मॉल डी बराबर कितना, 1.51 ग्राम पर सीसी। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि इफ द रेडियस ऑफ रुबीडियम एटम इज 248 पिकोमीटर, पीएम मीन्स पिकोमीटर, तो बताइए ये रेडियस मतलब आर न दे दिया। अब यह वह चीज दे दिया जो आज आप नहीं पढ़े हैं, ये आप इससे पहले पढ़े हैं। देखिए तो स्मॉल आर बराबर, स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना, 248 पिकोमीटर, हाँ या ना? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर। देखिए हमने आपको कहा था ना कि क्वेश्चन में डायरेक्ट एन का मान पूछ देता है। अब बताइए आप एन का मान जानते हैं या ना? लेकिन ये कह रहा है नहीं जानते आप नहीं है, आपको निकालना है। इसी तरह से एवोगाड्रो भी निकाला था। लिखिए एन की जगह पर लिखिए क्वेश्चन मार्क लगाइए, एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगाइए। बताइए इस क्वेश्चन में जब तक ए का वैल्यू हमको पता चलेगा नहीं तब तक क्या हम एवोगाड्रो नंबर निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो ए का मान निकलेगा कैसे? ए का वैल्यू निकालने के लिए इनडायरेक्ट फॉर्म में कुछ बातें दी गई हैं। बताइए रेडियस कितना है, 248 पिकोमीटर। और आप याद कीजिए बीसीसी के लिए रेडियस का कुछ फॉर्मूला बताया गया था, क्या था? आर इज इक्वल टू √3a/4, हाँ या ना? तो उसी फॉर्मूला पर जब हम चलेंगे तो ये क्वेश्चन बनेगा। स्केच लेते हो तो वो ऑफिस में लगता है रह गया। बताइए तो फटाफट किस किस चीज का वैल्यू दिया हुआ है। एम का वैल्यू कितना, 85.5। छोड़ो ये सब हम नहीं लिखते हैं, सीधा लिख देते हैं। और बीसीसी आर इज इक्वल टू √3a/4। आर का वैल्यू कितना दिया है, 248 पिकोमीटर है ना? अभी 48 पिकोमीटर में ही रहने दीजिए, बराबर √3a/4। यहाँ से बताओ ए बराबर लिख सकते हैं 248 इंटू 4/√3। अच्छा ये पिकोमीटर में लिखें, कहे कि 248 पिकोमीटर था ना। अब आप पिकोमीटर को किस में बदल दीजिए, सेंटीमीटर में। बताइए एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, हाँ या ना? तो इतना पिकोमीटर बराबर कितना होगा? इसीलिए 248 इंटू 4/√3 पिकोमीटर बराबर हो जाएगा 248 इंटू 4/√3 इंटू 10⁻⁻10। कौन चीज आ गया ये, सेंटीमीटर। बताओ यहां से पता चल गया ए का मान हो गया 248 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻10 √3 सेंटीमीटर, हाँ या ना? अब आपको ए का मान पता चल गया, फॉर्मूला लगा दीजिए। डी बराबर, फॉर्मूला बताइए, एन इंटू एम बाय ए क्यू इंटू एन ए, यही ना फॉर्मूला होता है। डी का वैल्यू बताइए कितना लिखिएगा, 1.51। ये जो डी है कितना लिखेगा वैल्यू, 1.51। एन का वैल्यू, पीसीसी है तो 2, एम का वैल्यू
85.5 ए का वैल्यू यही है ना, लेकिन इसका होल क्यू करना पड़ेगा। और आप देख लीजिए ये संख्या थोड़ा अटपटांग है, होल क्यू कीजिएगा तो इतना गुना इतना गुना इतना, तब ना आप मान निकाल पाइएगा। बताइए ने का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। ये कैलकुलेशन आपके लिए कहीं से आसान होने वाला नहीं है, और चूंकि आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह के कैलकुलेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं यदि कर पाए मान लीजिए 2-3 बार प्रयास कीजिएगा फिर भी नहीं बना तो हम बता देंगे कि कैलकुलेशन कैसे होगा। वैसे हम थोड़ा रफली बता दें, इसका होल क्यू कीजिएगा तो 10 का पावर -10 का पावर 3 करेंगे तो 10 का पावर -30 हो जाएगा। 248 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और √3 गुना √3 गुना √3, ये 3√3 हो जाएगा। 3 इंटू √3 का वैल्यू रख के गुना कर दो, गुना भाग थोड़ा कैलकुलेटर का यूज करना। संख्या देखो आंसर तुम्हारा आएगा बहुत बड़ा। अरे एवोगाड्रो नंबर क्या एक छोटा नंबर है, वो वैल्यू आएगा 6.022 इंटू 10⁻23। ये बहुत बड़ा नंबर है, और ये एग्जैक्ट ये आएगा भी नहीं, अप्रॉक्स आपको ये निकलेगा। ठीक है, तो परेशान मत हो जाइएगा कि एग्जैक्ट क्यों नहीं मिल रहा है। 6 पॉइंट समथिंग आ गया इंटू 10⁻23 आ गया, मतलब 6 इंटू 10⁻93 आ गया, तो समझिए आप सही हैं। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा फंसाएगा जरूर, कोशिश कीजिएगा कि आपसे खुद से बन जाए। नहीं बनेगा तो हम तो हैं ही, हम बता देंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 1। नहीं रुकिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? अब आइए दूसरे क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन को देखो, यही क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये एक बार आप खुद से पढ़िए और पढ़ के थोड़ा प्लानिंग तैयार कीजिए कि इस क्वेश्चन के लिए कि आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। देखिए द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, ये इसका मतलब है कि ए का वैल्यू जा रहा है, एज लेंथ मतलब साइड ही ना दिया हुआ है। द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ ए मेटल हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 75 ग्राम पर मोल। बताइए कैपिटल एम का वैल्यू 75 दे दिया, एज लेंथ कितना 5 एंगस्ट्रॉम दे दिया। 5 एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होगा, यानी ए का वैल्यू भी आपको मिल चुका है। विच क्रिस्टलाइज्ड इन क्यूबिक लैटिस। अब देखिए इसका क्रिस्टलाइजेशन क्यूबिक में हो रहा है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं कर रहा है कि सिंपल क्यूबिक में हो रहा है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में हो रहा है, या फेस सेंटर्ड यूनिट में हो रहा है। मतलब आपको एन का मान अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। इफ द डेंसिटी इज 2 ग्राम पर सीसी, डेंसिटी डी का वैल्यू दे दिया। फाइंड द रेडियस ऑफ मेटल। रेडियस ऑफ मेटल तो आप तभी निकालेंगे जब आपको ए का मान पता हो। ए का मान तो पता है, लेकिन फिर भी आप रेडियस नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि वो एससी है या बीसीसी है या एफसीसी। काहे कि एससी के रेडियस निकालने का फॉर्मूला अलग होता है, बीसीसी का अलग होता है और एफसीसी का अलग होता है। तो जब अलग होता है तो पहले तो हमको ये पता करना पड़ेगा ना कि इसका क्रिस्टलाइजेशन किस में है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको डी का वैल्यू दे दिया, कैपिटल एम का वैल्यू दे दिया, एवोगाड्रो नंबर देखिए यहाँ नीचे लिख कह रहा है कि आपको एवोगाड्रो नंबर कितना लेना है, 6 इंटू 10⁻23। और क्वेश्चन जो कहे वही कीजिएगा। आप एवोगाड्रो नंबर जानते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, बगल में लिख दिया कि एन का मान ये लेना है। इस पर आप चलोगे कैलकुलेशन इजिली हो जाएगा, और आप देखेंगे कि ये जितना टफ कैलकुलेशन उसका है उससे कई गुना आसान, उतना ही आसान ये इसका कैलकुलेशन है। और आप जब आंसर निकालेंगे देखिएगा फटाफट सब कट जाएगा। तो एन का वैल्यू यहाँ से दिया हुआ है, तो बताइए क्या कैपिटल एन का मान नहीं निकल जाएगा? यहाँ से कैपिटल एन का मान जब निकालोगे तो ये या तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 4 आएगा। काहे कि क्यों आएगा? क्योंकि देखिए क्रिस्टलाइजेशन किस में हो रहा है, क्यूबिक में, और क्यूबिक का तो केवल 3 ही ब्राभ्यास लेटिस है, या तो एससी या फिर बीसीसी या एफसीसी। तो हम कैसे समझेंगे कि वो एससी है, बीसीसी है या एफसीसी है? नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स है। यदि एन का वैल्यू लगभग या एग्जैक्ट 1 आ जाए तो वो एससी में होगा, यदि वो बीसीसी में हो तो जरूर एन का मान 2 या अप्रोक्स 2 आएगा, और यदि वो एफसीसी में हो तो वो 4 या लगभग 4 आएगा। तो उससे पता चल जाएगा, मान लीजिए कि मान लगभग 2 आ गया, लगभग 2 आ गया, या 1.8 आ गया, तो उसको आप 2 मान सकते हैं। तो वैसी स्थिति में हम कहेंगे कि वो किस लेटिस में चला गया है, बीसीसी में। तो हम तुरंत आर का फॉर्मूला लगा देंगे, √3a/4। ए का वैल्यू दिया हुआ है ना, लेकिन एक्स्ट्रा में दिया हुआ है सेंटीमीटर में बदल के, क्या मान निकाल लोगे। लेकिन यह भी ध्यान देना, यहाँ पर रेडियस ऑफ मेटल पूछ रहा है किसमें, पिकोमीटर में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा उलझाएगा आपको लास्ट में।
तो आप कोशिश कीजिएगा बनाने का, बने तो भी अच्छा है, नहीं बने तो भी कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है, हम हैं यहाँ, हम बता देंगे। यदि नहीं बनेगा तब नहीं तो इधर देखो, इधर इतने क्वेश्चन नहीं है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, और ये सारा का सारा क्वेश्चन हम क्लास में करवाएंगे। और या फिर आप लोग वो शारदा केमिस्ट्री चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं टेलीग्राम पे? हम एक काम करते हैं, ये सारा का सारा क्वेश्चन टेलीग्राम पे डाल देते हैं। तो ये 3 ही क्वेश्चन नहीं, बल्कि इस पे जितना क्वेश्चन होगा, इसमें आईआईटी का है, एनसीईआरटी का है, और हम कुछ दिए वो है, सब मिक्स्ड क्वेश्चन है, सबको बनाइएगा। अगला दिन क्या करना है वो सुनिए। अभी तक जितना बात आप पढ़े हैं सब का एनिमेशन दिखाएंगे वीडियो में, तो एनिमेटेड वीडियो पर सारा बात एक बार फिर से क्लियर करके अगला दिन से आगे का टॉपिक शुरू कर देंगे। और सुनो, न्यूमेरिकल डिस्कस होगा संडे को, ठीक है? आइए कल।